हेलो गाइस, दिस इज शिवम द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर को, जो कि 15 सितंबर 2021 का है। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल इवन साथ के साथ जो नोट्स होते हैं उन सभी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। टेलीग्राम पर वो चैनल आपको मिल जाएगा। इनकेस दिक्कत हो तो नीचे लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं। इवन एडिटोरियल सेक्शन भी आज बहुत ही शानदार है। मैं कहूँगा अभी तक के सभी न्यूज़पेपर में आज का एडिटोरियल बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा के जाएगा। ठीक है, तो आज हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, देखो सबसे पहले न्यूज़ जो फ्रंट पेज पर आ रही है दैट इज़ गवर्नमेंट स्टैंड बाई स्मॉल फार्मर्स। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अभी कल क्या हुआ था कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने जो अलीगढ़ है, तो यूपी में अलीगढ़ एक इलाका है जहाँ पर एक इनैगोरेशन किया और उस इनैगोरेशन में उन्होंने ये बोला कि आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश को हम पूरी दिशा और दशा दोनों ही चीज़ें उसकी बदल देंगे। और इनकी पूरी स्पीच के अंदर खास तौर पे जो भी बातें नरेंद्र मोदी जी ने बोली उनमें पूरी स्पीच में एक ही बात निकल के आई कि वो फार्मर्स को कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, फार्मर्स को वो इंकरेज करना चाहते हैं कि वो जो काम करे वो बहुत ही अच्छा काम करे और उनके साथ पूरी सरकार खड़ी हुई है। और आने वाले टाइम के अंदर हम फार्मर्स को लेकर कई सारे ऐसे इंसेंटिव प्लान्स बनाएंगे जिसके तहत फार्मर्स को क्या पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर जो यूपी है यानी जो उत्तर प्रदेश है इसको हम एक हब बनाने वाले हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाने वाले हैं, जिसमें कई सारी इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर आएंगी। और साथ ही के साथ अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो अलीगढ़ में ये सारी चीज़ें हुई तो किस चीज़ का इनॉग्रेशन हो। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि एक फ्रीडम फाइटर के नाम से खुली थी, इसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक यूनिवर्सिटी खुली है जो कि फ्रीडम फाइटर है और इसी का उद्घाटन होने के लिए था। तभी उन्होंने बोला कि जितने भी फार्मर्स हैं हम उनके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा साथ में खड़े हैं और आने वाले टाइम के अंदर यूपी को एक बहुत ही बड़ा हब हम अपने पास बनाने वाले, इंडस्ट्रियल हब बनाने वाले। और आपको पता ही होगा कि यूपी के अंदर आने वाले टाइम के अंदर एक सिटी खोली जा रही है फिल्म सिटी के नाम से, आपको पता ही हो ना, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री जैसे मुंबई है उसी तरह वो यूपी को भी बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है आने वाले 20 सालों के अंदर मैं यूपी का भविष्य देखूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, यूपी जो है कई सारी स्टेट्स को टक्कर देने वाला स्टेट बनने वाला है, जिस हिसाब से मोदी जी के इंसेंटिव प्लान्स वगैरह यूपी के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ थी, ज़्यादा खास नहीं थी, इसलिए मैंने कोई इस पर नोट्स नहीं बनाए। राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो नो फर्म कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया ऑन नेट जीरो। अभी नेट जीरो एम्बिशन क्या है, बेसिकली ये चीज़ है कि जो अभी हमने आप जानते हो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो मीटिंग्स होती है उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। जो COP 1 2 3 4 5 6 है, ये सारी कई सारी मीटिंग्स हुई, उनमें जो 26वीं मीटिंग है उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया और US जो है ये आने वाले समय के अंदर 2030 के अंदर ये अपनी कार्बन एम्बिशन को जो है वो रिड्यूस कर देंगे, जीरो एम्बिशन पर कर देंगे। मतलब एक तरह से कार्बन का एम्बिशन जो हो रहा है वो खत्म कर देंगे और जो कार्बन प्लांट है उसको रिप्लेस कर देंगे। जो हमारी कोल इंडस्ट्रीज़ हैं या कह सकते हो जो सोलर एनर्जी है, हम उनसे क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे। बेसिकली अभी आगे ना एक एडिटोरियल आएगा, उस एडिटोरियल में इसके बारे में वहाँ पर डिस्कस ज़्यादा अच्छे से करूँगा। ठीक है, तो अभी इस न्यूज़ को पेंडिंग कर दो, इसको अभी हम एडिटोरियल पार्ट में कवर कर लेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मिलता है आपको इंडिया यूके टू बिगन ट्रेड टॉक्स फ्रॉम नवंबर 1। अब क्या है, जो यूनाइटेड किंगडम है और जो इंडिया है ये अपने व्यापार जो संबंध है जिसे बोलते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको बिल्डअप करने के लिए व्यापार बढ़ाना चाहती है। अब दो कंट्री में व्यापार तभी बढ़ता है जब उनके बीच कुछ एग्रीमेंट हो। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, एक होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन और पॉलिटिकल यूनियन। ये कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके तहत दो कंट्री के बीच में आपस में जो व्यापार संहिता है वो यहाँ पर बनती है और ट्रेड रिलेशन डेवलप होते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि नवंबर के 1 तारीख को यहाँ पे कुछ बातचीत होनी शुरू होगी जो कि इंडिया और यूके के व्यापार को बढ़ाने के लिए की जाएंगी। अब बेसिकली जो यूके है, आप समझो यूके वही ब्रिटेन है जिन्होंने हम पे कभी किसी साल पे शासन किया था 190 साल तक। अब हम उनके साथ व्यापार समझौता करना चाहते हैं ताकि हम इंटरनेशनल रिलेशंस उनके साथ क्या कर पाएँ, बिल्ड कर पाएँ। इसको लेकर जो भी बातचीत है वो नवंबर की 1 तारीख से यहाँ पर शुरू होने वाली है। और ये जो मीटिंग है बेसिकली अब ये मीटिंग किस में होगी, जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, जैसे आप जानते हैं कि पीयूष गोयल है, ये मीटिंग करने वाले अपने पास यूके की जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स की होती है उनके साथ मीटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया और यूके के रिलेशन को किस तरीके से बिल्डअप किया जा सकता है। इसके बाद राइट हैंड साइड पर आप एक न्यूज़ देख सकते हैं दैट इज़ फ्यूल प्राइस क्विक WPI इन्फ्लेशन टू 11.39% इन अगस्त। क्या बोला गया है, जैसे आपने सुना होगा जैसे क्रूड ऑयल हो गया, इवन फ्यूल ऑयल जो भी है, जो ईंधन होता है, ये पर बैरल के हिसाब से महंगा होने लगा है। अब क्योंकि महंगा हो चुका है तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखो इसका इम्पैक्ट जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर पड़ता है, क्योंकि फ्यूल से देखो ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ होता है, फ्यूल से कई सारे बर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। तो जब फ्यूल महंगा होगा यानी एक रॉ मटेरियल महंगा होगा तो अल्टीमेटली उससे बनने वाले
वाले जितने भी फिनिश गुड्स हैं वो भी महंगे हो गए। तो यहाँ पर देखा गया कि जो अगस्त का महीना है उसमें WPI की जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी दर से बढ़ी है, बोले तो 11.39% से यहाँ पर बढ़ी है। अब यहाँ पर आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से क्या चीज़ है, एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो आपका, एक मिनट दोस्तों, WPI और CPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI ये क्या चीज़ होती है, चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो जब भी इन्फ्लेशन की बात आती है तो पहली बात ये आपके GS पेपर नंबर 3 इकॉनमी, ये जो इकोनॉमिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके बहुत रिलेटेड है। और आप जानते हो जो रमेश सिंह की सीरीज़ स्टार्ट की उसमें चैप्टर नंबर 7 हमारा इन्फ्लेशन का ही था। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की या कोई भी डेली नीड का जो आइटम है जो ओकेजनली भी किया जाता है, अगर उसके जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट आता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब ये जो इन्फ्लेशन है, अब इसको जब मेज़र किया जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। वो दो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, CPI और WPI। CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब माल होलसेलर से कंज्यूमर तक पहुंचता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब माल होलसेलर से कंज्यूमर तक पहुंचता है तो सॉरी इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचता है, इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचता है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसमें जितने भी खर्चे आते हैं वो CPI में कवर होता है। और इंडस्ट्री से माल जब होलसेलर तक पहुंचता है तो उसमें जितने भी खर्चे आते हैं उनको जोड़ा जाए तो वो निकल के आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको WPI बोलते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन निकाली जाती है वो दो तरीके से निकाले जाते हैं, एक तो WPI और एक CPI। ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ की जो इन्फ्लेशन होती है उसके पीछे के क्या रीज़न है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कई रीज़न होते हैं, जिसमें से मेजरली जो रीज़न होते हैं वो हमारे होते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, और एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहले मैं आपको बताता हूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। जैसे भारत में जो आबादी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो यानी सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड ज़्यादा हो तो अल्टीमेटली ऐसे में गुड्स के जो प्राइसेस हैं, जनरल प्राइस हैं, वो क्या हो जाते हैं, हाइक हो जाते हैं, यानी वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें महंगाई देखने के लिए मिलती है। तो महंगाई का सबसे पहला रीज़न क्या होता है, प्राइस का हाइक होना, जिसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कि ये बताता है कि जो रॉ मटेरियल है अगर वही महंगा हो जाता है तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो फिनिश गुड्स के ऊपर पड़ता है और फिनिश गुड्स भी क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं अपने पास, डिमांड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन रीज़नों की वजह से जो हमारी इन्फ्लेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। देखो किसी भी इकॉनमी के लिए इन्फ्लेशन बढ़ना एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। हमारी इंडिया के अंदर वो लिमिट है 4 ± 2%, यानी 2 से 6% की रेंज है। अगर इन्फ्लेशन इस रेंज से बढ़ती है तो अच्छी बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। देखो जब चीज़ें महंगी होंगी तो महंगी रेट पर बिकेंगे, लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा, फ़ायदा होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट से इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है। बट अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे चले जाती है और 6% से ऊपर हो जाती है तो ये हमारे लिए घातक साबित हो जाती है। और ऐसे में हमारे यहाँ पर क्या होती है, चीज़ें जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इतनी बात आपको समझिए। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि कोई भी एडिटोरियल आता है या कोई भी अगर आर्टिकल आता है तो बेसिकली आपको उसके बेस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ये आर्टिकल था, इसमें क्या बोला गया था कि जो WPI इंडेक्स है वो आपका बढ़ के 11.39% हो गया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए पहली बात इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे निकालता है और इन्फ्लेशन क्यों होता है। तो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, दो रीज़न होता है, WPI और CPI। तो अब देखो इसमें WPI का जिक्र हुआ, इसीलिए कभी भी कोई न्यूज़ पढ़ो तो उसके बारे में डिटेल पढ़ा करो कि न्यूज़ क्या बोला है वो तो पढ़ ही लो, साथ में उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो भी पढ़ लिया करो। और अगर आप अपने सेपरेट नोट्स बनाते हो तो उन जगहों पर ये चीज़ें नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, कोरोना वायरस वेरिएंट MU C.1.2 नॉट डिटेक्टेड इन इंडिया। अब देखो क्या है, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनो, तो यूनो की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन WHO। बेसिकली WHO का काम क्या है कि वो टाइम से पहले आपको अवेयर करवा देती है कि आने वाले टाइम के अंदर कौन सी महामारी होने वाली है। तो WHO का यहाँ पर काम है कि वो क्या करेगी, जितने भी टाइप के वेरिएंट्स होते हैं किसी महामारी को लेकर, उन वेरिएंट्स का डिटेक्ट करती है और अपने यहाँ पर चीज़ों को रिकॉर्ड करती है और हर कंट्री को इंश्योर कर देती है कि आने वाले टाइम के अंदर ये वेरिएंट उनके ना फैले, तो वो ये प्रिकॉशंस लेते रहें। तो यहाँ पर एक वेरिएंट है जिसका नाम है म्यू वेरिएंट और C.1.2 वेरिएंट। ये कहा गया कि पहले ही कहा जाता है ये चीज़ें इंडिया से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन बाद में अब रिसर्च हुई तो पता चला ये सारे वायरस इंडिया के नहीं है, मतलब है तो कोविड के ही रूप, लेकिन ये इंडिया के नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने इसकी फ़ोटो भी यहाँ पर लगा रखी है, एक मिनट को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो WHO है वो क्या करता है, जितने भी कोविड-19 के केसेस हैं, जितने भी वेरिएंट पाए जाते हैं उनको लेबलिंग करने का काम करता है। लेबलिंग में नाम दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं अल्फ़ा वेरिएंट है जो दिसंबर 18, 2020 के अंदर UK में पाया गया था। बीटा वेरिएंट है जो दिसंबर 18 में 2020 के अंदर साउथ अफ्रीका में पाया गया। गामा वेरिएंट जनवरी 11, 2021 में ब्राज़ील के अंदर पाया गया। डेल्टा वेरिएंट मई 11, 2021 में इंडिया के अंदर पाया गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये एप्लिसोन, जीटा, एटा, थीटा, आयोटा, कापा, ये क्या है, इन सब के वेरिएंट्स हैं।
और सब जगह लिखा हुआ है कहाँ पाया गया, किस साल में पाया गया। तो ये सारा काम WHO का होता है। तो अभी WHO की एक रिसर्च हुई जिसके अंदर पहले इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लग रही थी कि इंडिया के अंदर इस वेरिएंट का जन्म हो, जबकि बाद में पता चला कि जो म्यू और जो C1.2 है इसका ओरिजिनेट इंडिया से नहीं हुआ, पूरी तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। बेसिकली ये न्यूज़ कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट स्टिल जो भी था मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी लोकल लेवल की न्यूज़ है, इसको अभी हम कवर करते हुए नहीं चलेंगे। थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ है, थाईलैंड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों ये आर्टिकल पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हम रिसोर्सेज नहीं कर पा रहे। मैं वर्ल्ड की बात करूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा। तो ये वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। तो इसकी होड़ में क्या करते हैं, हर कंट्री अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन दबा के करें। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से देखो चीज़ें तो सुधर जाएंगी, नो डाउट कि आपका GDP बढ़ेगा, आपके यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लेकिन जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो सेटअप होंगी, याद रखना कार्बन एमिशन उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही आपके यहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के कंपोजिशन को बिगाड़ेगा और ये इन्वायरमेंट के अंदर जहरीली गैसों को छोड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो कहा जाता है कि देखो कोई भी प्रोडक्शन करता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रोडक्शन हमेशा इस तरीके से करना चाहिए कि उसे एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको किस तरह से काउंटर करना है ये भी आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा। यहाँ पर थाईलैंड ने एक बहुत अच्छी पहल स्टार्ट की है, जिसने कहा है कि हम ग्रीनरी को बहुत सारे पेड़ लगाएंगे जिनसे कि जो पॉल्यूशन है उसको एक लेवल तक कंट्रोल किया जा सके। आप जानते हैं जिस जगह पर जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल कम पाया जाता है। रीज़न कि जितना पॉल्यूशन होता है वो पेड़ लोग क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो थाईलैंड ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक पहल चलाई है और उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में जो जनरेशन है हम भी चाहते हैं कि वो पेट्रोल जैसी चीज़ें और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका फ़ायदा उठा पाएँ, बट वो तभी हो पाएगा जब अभी की जो प्रेजेंट की जनरेशन है वो उस चीज़ को बचा के रखे। लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लग तो नहीं रहा कि वो बचा पाएंगे। तो ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक थीम है वो कहीं ना कहीं थाईलैंड ने पूरा करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और थाईलैंड कह रहा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना है, जिसकी कड़ी के अंदर वो अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर लाने वाले हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं इसका भी PDF फाइल आपके ग्रुप में डालूंगा, दोस्तों आप इस वाले एडिटोरियल के एक एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी, और आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए उसके लिए तो और ज़्यादा 4 चांद लगा देगा आपके। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, लोकल लेवल की सारी न्यूज़ है, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट है। अब आ गए हम एडिटोरियल वाले पार्ट पे। एडिटोरियल पार्ट में यहाँ पर एक एडिटोरियल आ रहा है अफगानिस्तान को लेकर। देखो अफगानिस्तान को लेकर आप देख पा रहे हैं हर दिन एडिटोरियल आ रहा है, हर दिन मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये जान पाओ कि इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते टाइम हम कैसे किसी कंट्री को जज करते हैं। अभी आप देखो जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 तक तालिबानी का कब्जा था, लेकिन इसके बाद जैसे 9/11 का अटैक होता है US के ट्विन टावर के अंदर, तो यहाँ से US ने डिसाइड कर लिया कि अगर हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है तो तालिबान पे जो अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया, अफगानिस्तान तालिबानी को हटाना पड़ेगा। आर्मी कूप्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए, जिसके बाद 20 सालों तक जो है उसमें जैसे अफगान अशरफ गानी वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पे बाकायदा सरकारें चलाई थी, टेररिज्म को रिमूव रिमूव तो नहीं कहूँगा, बट हाँ एक लेवल तक कम कर दिया गया US के द्वारा। बट जैसे ही US वहाँ से अपना डिप्लॉय कर लेती है, अपनी आर्मी को वापस बुला लेती है, वैसे ही वहाँ पे तालिबान का दोबारा कब्जा हो जाता है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अभी कुछ टाइम पहले तक आपको पता ही होगा तालिबान के अंदर 32 या 33 लोगों का एक मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसमें ज़्यादातर 17 से ज़्यादा तो क्या है टेररिस्ट हैं उसके अंदर। अब एक बात बताओ, मंत्रिमंडल ने जब स्टार्टिंग में बनाया था तो उन्होंने कहा था हम वुमेन को एम्पावरमेंट देने की बात करेंगे, मतलब अगर वुमेन्स कोई काम करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं या फ्रीली हैं, वो तरीके से कर सकती हैं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद मैंने कहा था ना कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। जब इनके करने का टाइम आया तो इन्होंने कहा नहीं, वुमेन्स अलाउ ही नहीं जॉब के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। पहले इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा सकती हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकती हैं, बट उनको बुर्का वगैरह जो होता है ना, नवाब वगैरह, वो नकाब वगैरह वो सब पहन कर जाना पड़ेगा। बट अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो सब भी नहीं, अब वुमेन्स तो जॉब कर ही नहीं सकती। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इनकी कथनी और करनी में बड़ा ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर यही अफगानिस्तान को लेकर बहुत सारा इश्यूज़ चलाए जा रहे हैं कि इस तरह से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है तालिबानी ग्रुप के द्वारा। तो वहाँ के जो लोग हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, चाहे वो अपनी जॉब की सिक्योरिटी से हो, चाहे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से हो, क्योंकि हर बंदे ने अफगानिस्तान के साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ कम कर दिए। बस चाइना को छोड़ के और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने अपने ट्रेड रिलेशन थोड़े से कम कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है ये जो तालिबानी ग्रुप है बेसिकली टेररिज्म को प्रमोट करेगा और पाकिस्तान तो उन्हीं के साथ रहेगा। और चाइना इसलिए रहेगा क्योंकि उन्हें अपने वेपन्स वहाँ बेचने हैं, क्योंकि जब टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे तो वेपन्स चाहिए।
चाइना उनको बेचेगा। तो हर बंदा अपनी मार्केटिंग और अपने पैसों के लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि किस तरह से बाकी सभी कंट्रीज़ हर दिन कहीं ना कोई मीटिंग में यही डिसाइड करती है, उनका पहला एजेंडा यही होता है कि अफगानिस्तान से हमें ट्रेड रिलेशन को कैसे बिल्डअप करना है। तो ये थोड़ी न्यूज़ है जो हम डेली बेसिस पे यहाँ पर पढ़ते हुए चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर एक चीज़ आती है पॉजिटिव क्लाइमेट। अभी पॉजिटिव क्लाइमेट को लेकर क्या बातें बोलेगी, देखो इंडिया जो है, अभी इंडिया और यूएस के बीच में कई सारी बातचीत चल रही है कि फ्यूचर के अंदर किस तरह से हम एनवायरनमेंट को टैकल करेंगे। एनवायरनमेंट को टैकल का मतलब है किस तरह से एनवायरनमेंट को हम ग्रीन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए, आप नोट्स देखना ज़रा। ये देखिए आप नोट्स, यहाँ पर ये आपका नोट्स आएगा, ये देखिए यहाँ पर यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसको नाम दिया जाता है सैप, SCEP, सैप फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि दोनों ने एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया है। बायलैटरल का मतलब होता है दो साइड, ठीक है, दोनों साइड से एग्रीमेंट किया गया है। इस एग्रीमेंट का मेन एजेंडा क्या है, मेन ये है कि किस तरह से हम इंडिया में और यूएस के अंदर जो ये पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है इसको किस तरह से ग्रीन एनर्जी में हम कन्वर्ट करें, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई। तो यहाँ पर क्या है कि अभी एक पार्टनरशिप की गई जिसका नाम मैंने आपको बताया ना, यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। दोस्तों इसको लॉन्च करने के पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारे पेट्रोल और नेचुरल गैसेस हैं इसके एम्बिशन को किस तरह से रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत लिमिटेड पाया जाता है। अब क्योंकि ये लिमिटेड पाया जाता है तो इसका सही तरीके से यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे रीज़न ये है कि 2030 तक, अभी 2021 चल रही है, यानी अभी सिर्फ हमारे पास 9 साल बचे लगभग। इन 9 सालों के अंदर यानी 2030 तक इंडिया ने और यूएस ने डिसाइड किया है कि आने वाले 2030 तक हम अपने कार्बन एम्बिशन को ज़ीरो कर देंगे, जिससे कि हम एक एग्जाम्पल सेट हो पाए। 195 कंट्रीज़ में हम एग्जाम्पल सेट होना चाहते हैं कि किस तरह से हमने अपने कार्बन एम्बिशन को कम किया, और यही चीज़ हर कंट्री को अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि उनके यहाँ पर डेवलपमेंट रेट को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो बेसिकली ये जो पूरा एजेंडा है ना इंडिया और यूएस का, ये 2030 तक के लिए एजेंडा है। और इनका मेन एम क्या है, ये क्रिएट करना चाहते हैं एक ऐसा कॉपरेशन जिसके अंदर ये क्या करेंगे, पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव करने की बात बोलेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई सारे काम किए जाते हैं। अभी यूएन को लेकर मैं अभी एक वीडियो अपनी इकोनॉमिक सीजी वाले चैनल पर डालूंगा, आप उसको ज़रूर ध्यान से देखना। बहुत लंबी वो वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया यूनाइटेड नेशन क्या है, क्यों बनाया है, उसके पीछे क्या रीज़न है। उन्होंने कई एग्रीमेंट किए जिसमें से एक एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट। उस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर COP26 के अंदर मीटिंग जो हुई थी उसमें यही डिसाइड किया गया था कि 2030 तक जो आने वाले मेंबर्स हैं ये क्या करेंगे, अपने यहाँ पर कार्बन एम्बिशन को रिड्यूस करेंगे, और इतना रिड्यूस करेंगे जितना आज से काफ़ी 100 साल पहले जो कार्बन एम्बिशन होता था उसको उस लेवल पर यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो जिसमें इंडिया और यूएस का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये पूरे मैंने नोट्स यहाँ पर बना रखे हैं। और यहाँ पर ये बात बोली गई कि आने वाले टाइम के अंदर जो, अब एक बात मैं और आपको बताता हूँ, वैसे मैं आगे वाले न्यूज़ में कवर करूँगा कि सबसे ज़्यादा देखो क्या है ना कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। किस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जाएँ, किस तरह से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए और हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको रिमूव किया जा सके। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातें की। 450 गीगावाट जो है वो एनर्जी हम 2030 तक इंडिया अचीव कर लेगा इस चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यही पूरे नोट्स के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इन नोट्स को बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, अपने पास ये था एडिटोरियल, ठीक है। तो इस एडिटोरियल में यही चीज़ दे रखी है जो अभी मैंने आपको पढ़ा है ना, यही पूरा दे रखा है, बल्कि मैंने नोट्स में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता दिया। चलिए इसके बाद यहाँ पर है बिहाइंड द ग्रेट इंडिया इंटरनेट शटडाउन। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की है, अगर कहीं भी कोई दंगे हो रहे हैं और आप इंटरनेट को बंद कर दो तो लोग की कनेक्टिविटी रुक जाती है। लोग यही नहीं पता लगा पाते कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। वर्ल्ड के अंदर इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा एक साल के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बंद किया है। मतलब जैसे आप जानते हैं जब JNK में आर्टिकल 370 लगाई थी तो JNK में इंटरनेट काफ़ी टाइम तक बंद करवा दिया गया था। इसके बाद अभी रिसेंटली पिछले महीने जो है वहाँ के एक मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद भी इंटरनेट को बंद कर दिया था जिससे वो दंगे वगैरह ना हो पाए। अब देखा गया हर एक छोटी छोटी चीज़ पे, चाहे फार्मर का प्रोटेस्ट हो, चाहे बड़े से बड़े गैंग रेप हो, हर चीज़ के अंदर इंडिया क्या करती है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट सुविधा को बंद कर देती है, जिससे लोगों का मूवमेंटम रुक जाए, लोगों की इन्फॉर्मेशन पास करना यहाँ पर रुक जाए, जिससे दंगे वगैरह को कंट्रोल किया जा सके। देखो हर चीज़ पर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ नहीं रोक सकते। इंडिया की वर्ल्ड में रैंकिंग नंबर 1 पर आ चुकी है, जो कि बहुत शर्म की बात है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब जो हम कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें अपना अधिकार है
है अपनी बात को रखने का। हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करने का अपना पूरा अधिकार है। यहाँ पर हम अपने अधिकारों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। और ये कौन कर रहा है, हम नहीं कर रहे बल्कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है। इस बात को लेकर ये पूरा एडिटोरियल कहा गया कि इन चीज़ों को रिड्यूस करना चाहिए। अगर आपको इंटरनेट बंद करना है तो उन चीज़ों पर करो जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिनसे इंडिया की सोवरेनिटी को लॉस हो सकता है। उस केस में आप इंटरनेट को बंद कर सकते हो। कहीं पर मारा मारी हो सकती है, कहीं पर लोगों की डेथ जा सकती है, दंगे हो सकते हैं, उस केस में आप इंटरनेट बंद कर सकते हो। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए इंटरनेट आप बंद नहीं कर सकते हो। तो ये सारे एडिटोरियल इस बात को लेकर कंसर्न किए गए, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है इस पर कि बाकायदा आपको अगर इंटरनेट बंद करना है तो उसके पीछे जेन्युइन रीजंस होने चाहिए। तो आप कुछ घंटों के लिए इंटरनेट बंद कर सकते हो, दिन के लिए वो भी नहीं कर सकते हो, जिनका इंडिया ने पूरे तरीके से उल्लंघन किया है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एडिटोरियल ये आता है कि क्या हमें अपने बच्चों को, अभी जैसे आप जानते हैं स्कूल्स वगैरह खुल गए हैं, लेकिन पूरी तरह 100% तरीके से 100% कैपेसिटी में नहीं खोले गए। जो बड़ी क्लास के बच्चे जैसे 9 से 12 तक है उनको ऑल्टरनेट डेज में बुलाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये कहा जा रहा है क्या अभी हमें अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजना चाहिए, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के अंदर कुछ केसेस देखे गए थे जिनमें बच्चों को भी कोविड-19 के उसमें लक्षण पाए गए थे। तो ये कहा जा रहा था कि अगर बच्चों में ये चीज़ पाई गई तो बच्चे 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो वहाँ पर फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे केस में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रॉब्लम में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। ये पूरा एडिटोरियल इसी पर बेस्ड है, ठीक है। इसको खासा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर ये आता है पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक। अब ये क्या है, अभी आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग हुई थी। अब आप कहोगे सर ये 2+2 डायलॉग मीटिंग होती है, अरे मैंने आपको नहीं बताया था, 2-3 दिन पहले ये मीटिंग हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी। इस मीटिंग के अंदर क्या था, ऑस्ट्रेलिया के 2 पर्सन और इंडिया के 2 पर्सन आपस में बैठ के बात करते हैं। मैं आपको बता दूँ जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ये दोनों यहाँ पर बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इंडो पैसिफिक रीजन जो हमारा समुद्री इलाका है जो चाइना की तरफ है, ठीक है, तो इंडो और पैसिफिक दोनों को मिलाकर बनाया गया है। बेसिकली ये एक नाटो टाइप का एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम क्या करें, जो चाइना है उसको काउंटर करने के लिए करें, क्योंकि चाइना इंडो पैसिफिक रीजन पे अपना राज करना चाह रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये एग्रीमेंट बेसिकली बनाया गया था। और इस एग्रीमेंट को बनाने पीछे एक और रीज़न था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कि अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाना, ठीक है। तो अब इस पर मैंने नोट्स भी बनाए हुए, मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। ये देखिए 2+2 डायलॉग मीटिंग है, जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट। अब ये क्या है, रिसेंटली अभी आपने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर है और जो डिफेंस मिनिस्टर है और इंडिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों मिलते हैं, इसी को 2+2 डायलॉग मीटिंग बोला गया जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। और इसमें क्या क्या चीज़ें बात की गई, इसके अंदर पहली बात तो ये बात की गई कि किस तरह से हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए हैं। आपने क्वाड ग्रुप के बारे में सुना है, उस क्वाड ग्रुप के अंदर हम 4 कंट्रीज़ हैं, उसमें जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। तो इस क्वाड ग्रुप को भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बात की गई और इसमें जो भी मीटिंग हुई इसमें सबसे पहला फोकस पता है किस पे किया गया था, फोकस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन, कि जो हमारा नीचे का जो समुद्री इलाका है जिस पे चाइना कब्जा करना चाह रहा है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके लिए किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सके, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिला के इंडो पैसिफिक रीजन पर इसमें ज़्यादा फोकस किया है। दूसरा इन्होंने फोकस किया सप्लाई चेन रिलायंस इनिशिएटिव पर, कि किस तरह से जब हम 2 कंट्री आपस में व्यापार करेंगी तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए हम कौन से ट्रांसपोर्टेशन के मोड को यूज़ करें, रेलवेज नेटवर्क को बिछाएं या फिर अपना शिप के थ्रू करें, और अगर हम शिप के थ्रू करेंगे तो उसके लिए कौन सा चैनलाइज सिस्टम रहेगा, अच्छा रहेगा, कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करें कि हमारा माल आसानी से कम कॉस्ट के अंदर एक दूसरी कंट्री के अंदर पहुंच जाए। तीसरा यहाँ पर बात की गई सप्लाई चेन मैकेनिज्म को कैसे इंप्रूव किया जा सके, कैसे अपने मॉन्यूमेंट्स को जो है वो प्रिजर्व किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक। और अफगानिस्तान को लेकर तो देखो हर मीटिंग के अंदर इशू किया ही जाता है, मतलब कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो 2+2 बायलैटरल मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग हो, उसमें अफगानिस्तान का तो इशू देखो हर मीटिंग के अंदर उठाया जाता है, क्योंकि हमारे लिए एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। और किस तरह से टेररिज्म को काउंटर करना है, किस तरह से अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है, और कोविड-19 के केस में कैसे हमें जो है अपनी वैक्सीनेशन प्रोसेस को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किस तरह से वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बूस्टअप करना है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर जो है वो बात की गई है। और डिफेंस के रिलेशनशिप की बात की गई कि किस तरह से डिफेंस रिलेशन को यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हैं, और डिफेंस आइटम में भी जो लॉजिस्टिक वाला आइटम है उसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमने कई सारे विमान खरीदे भी हैं, कई
सारे विमान हमने बेचे भी हैं। तो उस केस के अंदर आपके इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, वो सारी की सारी इस मीटिंग के अंदर क्या की गई, डिसाइड की गई। ठीक है, ये सारे नोट्स मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, तो आपको समझ आया ये जो 2+2 डायलॉग मीटिंग थी ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थी, और ये बहुत ही एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप थी। मीनिंगफुल का मतलब इसमें जो चीज़ें बोली गई हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बोली गई हैं, और चीज़ों को बहुत प्रिसाइजली तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और ऐसा लगता है ये कुछ मीटिंग ऐसी होती है बहुत फ्रूटफुल होती हैं, जिनसे बहुत दोनों ही कंट्री को क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ये एग्रीमेंट उन्हीं में से क्या है, एक एग्रीमेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है फ्यूचर अहेड इन पावरिंग अहेड इन द फ्यूचर। अब क्या ये बात बोली जा रही है, जैसे आप जानते हैं कि आजकल क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पेट्रोल पर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि तो पेट्रोल सऊदी अरेबिया से आता है या ओपेक कंट्रियों से आता है। अब वो जो रेट लगाते हैं हमें उसी रेट पे पेट्रोल खरीदना पड़ता है। अगर इंडिया वाले चाहते हैं अपनी उस चीज़ को रिड्यूस करना, अपनी उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा, देखो पेट्रोल के प्लांट तो आपके पास है नहीं इतने ज़्यादा जो पूरे देश की डिमांड को फुलफिल कर पाओ, तो क्यों ना आप पेट्रोल वेरिएंट से इलेक्ट्रिक वेरिएंट पे अपने आप को शिफ्ट करो। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, जैसे जो व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, अगर आप इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दो तो पेट्रोल के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और आपका इंपोर्ट भी जो है ना सऊदी अरेबिया से, ओपेक से, वो एक लेवल तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसका बेनिफिट हमें ही मिलेगा कि हम सेल्फ रिलायंट हो गए, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो क्या होगी, कम हो गई। तो यहाँ पर बात क्या चल रही है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ा सकते हैं। देखो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन बात अब यहाँ पर ये आ रही है कि वो कौन कौन से प्लांट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कोई खास प्लांट नहीं है। तो यहाँ पर मेन फोकस ये किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर किस तरह से इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। चलिए मैंने इसके ऊपर नोट्स बनाया, मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया नीड आ चैलेंज। देखो नो डाउट हम अच्छे से जानते हैं कि पेट्रोल पर अगर हमें डिपेंडेंसी कम करनी है तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर मूव ऑन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना बड़ी बात नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी इतनी क्या हमारे पास है, क्या हम कोल से इतनी इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हैं, जो हाइड्रो पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं क्या उनसे इतनी इलेक्ट्रिसिटी, या हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम पूरी कारों को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर दें तो इतनी बिजली का उत्पादन हम कर पा रहे हैं। द आंसर इज नो। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि पेट्रोल की समस्या को खत्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी वाली कंसर्न को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। ये आपके पेपर GS3 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम अभी बात करें, अगर हम क्लीन ट्रांसपोर्ट एनर्जी चाहते हैं, क्लीन मतलब जहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल है उसको भी कम किया जा सके, पेट्रोल की जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम किया जा सके, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। और वो कब हो, जब आप अपने आप को पेट्रोल को रिप्लेस कर दो किसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। लेकिन अब वही दिक्कत आ गई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इतना क्या मेगावाट बिजली हमारे पास है, तो इसके लिए बोला गया कि आपको सस्टेनेबल एनर्जी के तहत बिजली का उत्पादन करना है, जिससे बिजली का लेवल बढ़ेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लीन एनर्जी की ओर फोकस कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये बोली, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि आने वाले टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो गीगावाट है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। अगर जैसे 2022 की बात करें तो 2022 में हमारा चैलेंज है 10 गीगावाट का प्रोडक्शन करना, लेकिन फ्यूचर के अंदर 2025 के अंदर यही 10 गीगावाट 5 गुना ज़्यादा यानी 50 गीगावाट का प्रोडक्शन करने के हमारे चांसेस है। देखो आपको समझना क्या है, ये जो आर्टिकल हमें दे रखा है ना, इस आर्टिकल में बेसिकली ये बोला गया है कि अगर हम चाहते हैं फ्यूचर सिक्योर करना या अपने इंपोर्ट को कम करना ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव आए, तो उस केस में आपको अपना इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। और अब हम पेट्रोल में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो पेट्रोल का इंपोर्ट तो भाई तभी कम होगा जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट हो गए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में दिक्कत आ गई, आपके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड सिस्टम इनको इंप्रूव करो, जिससे कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाओ। देन आप पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद और अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो इस वाले पेज के अंदर और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, मोदी टू विजिट US फॉर क्वाड समिट एंड UNGA नेक्स्ट वीक। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि मोदी जी जो हैं वो US जाने वाले कुछ टाइम के अंदर, ठीक है। और ये जो है 24 सितंबर को पार्टिसिपेट करने वाले, वहाँ एक मीटिंग होनी है, वो है क्वाड समिट। क्वाड समिट में आप जानते हैं क्वाड्रिटेरियल होता है ना, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, मतलब 4 पॉइंट होते हैं। इसी तरह से 4 कंट्रियों ने क्वाड समिट में अपना एग्रीमेंट कर रखा है, जिसमें इंडिया भी उसमें शामिल है। अभी ये जो क्वाड एग्रीमेंट है इसके अंदर क्या होती है, मीटिंग्स होती है, और जो मीटिंग है वो 24 सितंबर को होने वाली है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है ये आने वाले टाइम के अंदर US जाने वाले हैं और वहाँ पर ये मीटिंग करेंगे सीधा जॉय बाइडेन के साथ। इवन ये उनसे पर्सनल मीटिंग भी करेंगे, जिनसे US और इंडिया के रिलेशंस को किस तरह से बिल्डअप करना है उसको लेकर यहाँ पर बात की जाएगी। देखो अभी इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल के अंदर सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, वो है कि ये जो क्वाड ग्रुप है ये क्या होता है, और ये UNGA जो है वो ये 2 ग्रुप कौन कौन से हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ क्वाड ग्रुप और UNGA क्या है। इसके लिए बाकायदा मैंने यहाँ पर नोट्स भी बनाए हुए हैं। चलिए देखिए, ये रहा क्वाड।
क्वाड आपका जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है कि बायलैटरल ग्रुपिंग एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। बेसिकली इसमें 4 नेशंस आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। ये 2007 के अंदर बने। तो दोस्तों ये कंट्रियाँ याद कर लो, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अब क्योंकि देखो हम क्वाड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी थे, इसी वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 डायलॉग मीटिंग की थी। अब आप समझ गए पॉइंट, ठीक है। तो ये जो 4 कंट्रियाँ हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, इन 4 कंट्रियों ने मिलकर अपना एक अलायंस, एक अपना ग्रुप बनाया था 2007 के अंदर। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो ये ग्रुप क्यों बनाया गया था, तो ये बेसिकली सबसे पहले इनका जो मेन मोटिव था वो था इंडो पैसिफिक रीजन पे चाइना की डोमिनेंसी को खत्म करना, क्योंकि जो इंडो चाइना पैसिफिक रीजन है उस पर चाइना अपनी डोमिनेंट पोजीशन प्ले करना चाह रहा है। उस डोमिनेंसी को रिड्यूस करने के लिए 4 बड़ी बड़ी कंट्री को अपना एक अलायंस बनाना पड़ा, जिसके तहत हम चाइना की उस डोमिनेंसी को कम करना चाहते हैं। इसको नाटो ग्रुप भी बोलते हैं, जो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, और ये बात चाइना को भी पता है। तो 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से कई ऐसी इकॉनमी है जो इंडियन ओवरसीज़ के अंदर आती है। जैसे अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, इनकी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। हम नहीं चाहते कि वो डिपेंडेंसी हम 4 कंट्रियों के ऊपर भी बढ़े, इसलिए ये क्वाड समिट यहाँ पर बनाया। अब क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, यानी 4 अलग अलग रीजन को यहाँ पर क्या करते हैं, कनेक्ट करता है। चलो मैं आपको ना इसको मैप के थ्रू बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो हर एक चीज़ को, हर एक आस्पेक्ट को मैं कवर कराऊँगा। देखना यहाँ पर आप क्वाड ग्रुप में अगर आप देखोगे, क्वाड ग्रुप मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहीं ना कहीं क्वाड ग्रुप के बारे में ज़रूर लिखा हुआ। वैसे मैंने फ़ोटो क्लिक की थी बट पता नहीं वो फ़ोटो जो है वो कहाँ चली गई। दोस्तों आई एम रियली सॉरी, वो क्वाड ग्रुप वाली ये फ़ोटो है ना, ये तो ट्रायंगल वाली है। क्वाड ग्रुप वाली फ़ोटो मुझे लग रहा है इधर उधर हो गई है कुछ, ठीक है। बाकी मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। ये सारी फ़ोटोज़ मैंने एक पूरे फोल्डर में बना रखी हैं, बट क्वाड ग्रुप वाली जो है आई थिंक नहीं है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, क्वाड ग्रुप वाला अभी नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ना क्वाड ग्रुप की जो डिवीज़न है वो दिखा दूँगा, कैसे कैसे है, मतलब मैप में ये कैसे दिखता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो क्वाड ग्रुप में आप याद कर लो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। आपका इंडिया हुआ, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और आपका जापान हो गया। ये 4 कंट्रीज़ के अंदर क्वाड ग्रुप के अंदर कवर होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये याद रखना कि क्वाड ग्रुप के अंदर जो बनाई गई ये कंट्रियाँ, ये क्यों बनाई गई, ताकि हम चाइना को यहाँ पर काउंटर कर सकें, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है जो क्वाड ग्रुप है इसकी जो मीटिंग होती है वो हर साल होती है। अब जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग को कौन करने वाले हैं, मतलब अब ये यूएस में मीटिंग होगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये जो मीटिंग होगी ना वो साफ साफ लिखा है ये व्हाइट हाउस के अंदर होगी। वैसे इसकी मीटिंग का जो ठिकाना होता है वो इनका जो मेन सेंटर होता है वो होता है, लेकिन ये जो मीटिंग होगी ना ये व्हाइट हाउस के अंदर होगी। मतलब कभी आज तक व्हाइट हाउस में क्वाड की मीटिंग नहीं हुई है, बट ये जो समिट है क्वाड समिट ये व्हाइट हाउस के अंदर होगी। अब इसके अंदर सभी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे भारत से कौन जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, तो ये उस चीज़ को अटेंड करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक यूएनजी के, अब जब ये वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर एक और मीटिंग हेल्ड करेंगे ये यूएनजीए की। अब ये यूएनजीए क्या है वो देखो, यूएनजीए को भी लेकर मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं। ये यूएनजीए आपका ये रहा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अच्छा जो आपको मैं अभी वीडियो कल अपलोड करूँगा वो होगी यूनाइटेड नेशंस की, उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा। कल जो 1 बजे वीडियो होगी ना उसमें मैं यूनाइटेड नेशंस में कौन कौन से ग्रुप होते हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो उसमें एक ग्रुप होता है, इसको बोलता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बेसिकली जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की एक मेन बॉडी है जो क्या करती है 193 मेंबर कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर मीटिंग की जाती है। याद रखना यूएन के 193 मेंबर कंट्री है, 2 को छोड़ के बाकी वर्ल्ड की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी क्या है, मेंबर है। हर कंट्री से 5 लोग जाते हैं, जाने को एक भी जा सकते हैं बट मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 5 लोग। तो आप सोच के देखो 193 कंट्री के 5 मेंबर अगर जाएंगे तो कितनी बड़ी मीटिंग होगी है भाई। बहुत बड़ा इनका कॉन्फ्रेंस रूम होता है जहाँ पर मीटिंग की जाती है। और इसमें क्या होता है, ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। दोस्तों बता दूँ वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर जो है वो न्यूयॉर्क है, और ये कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर स्थित है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में सितंबर मंथ में इसकी मीटिंग होने वाली है, और इसको जो हेड करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, और हर साल वहाँ पर प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं। जो भी मीटिंग को हेल्ड करता है ना उस प्रेसिडेंट को बार बार चेंज किया जाता है, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है अगर हम बात करें तो। यूएनजीए की जो मीटिंग होने वाली है वो अभी सितंबर मंथ में होने वाली है, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर यहाँ पर बात की जाएगी, और खासतौर पर अफगानिस्तान का यहाँ पर मुद्दा उठाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बताओ, ये जो आर्टिकल आया था आपका, तो इसके अंदर आपके दोनों चीज़ें, आपके क्वाड ग्रुप और यूएनजीए दोनों समझ आ गई। वैसे जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल तो हमें सिर्फ इतना बता रहा था कि आने वाले टाइम के अंदर मोदी जी जो है वो यूएस जाने वाले हैं, और इस मीटिंग में जो भी बातें होंगी वो यहाँ पर करने वाले हैं। बट हमने एडिटोरियल से कहीं ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली कि क्वाड क्या होता है और यूएनजीए क्या होता है। चलो
आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर हम आगे चले तो NRC नोटिस ऑन फार्मर प्रोटेस्ट, NHRC, ठीक है। NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अभी को आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अभी जब कोविड की सेकंड लहर आई थी तो फार्मर्स ने कई सारे प्रोटेस्ट किए थे दिल्ली में आके, उन्होंने कई जगह रोड्स को ब्लॉक कर दिया था। देखो अल्टीमेटली देखो मैं भी ये मानता हूँ कि रोड को ब्लॉक करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर आपको ब्लॉक करना है आप पॉलिटिकल पार्टी के घर जाके ब्लॉक करो ना, उनके घर में आने निकलने मत दो किसी को, बट आप आम जनता को भी परेशान करो। देखो आप भी आम जनता हो और आप परेशान भी किसको हो रहे हो, आम जनता हो। आपने रोड ब्लॉक कर दी, कौन सा मंत्री होगा जो उस रोड से जाएगा और आपकी उसकी वजह से उससे दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि आम जनता को यहाँ पर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर NRC के द्वारा यही नोटिस किया गया कि इस फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर जो ये चीज़ें हो रही हैं इनको किस तरह से रोका जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, NRC का मेन काम क्या होता है। NHRC का मेन काम होता है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, और अगर उस राइट को कोई वायलेट कर रहा है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। चलो मैं इसको ना नोट्स में से आपको पढ़ाता हूँ, एक मिनट। NHRC, ये देखो मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं NHRC के रिगार्डिंग भी, ये रहा नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। ये जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब NHRC क्या है, ये 12 अक्टूबर 1983 को बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मेजर अमेंडमेंट है वो 2006 के अंदर की गई। उसके बाद 25 साल इसको कंप्लीट हुए थे 12 अक्टूबर 2018 को, और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये एक वॉच डॉग की तरह काम करता है कि अगर किसी भी ह्यूमंस का कोई भी राइट का वायलेशन किया जा रहा है तो उस वायलेशन को किस तरह से दूर किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर कंसर्न किया जाता है। फिर चाहे वो एज को लेकर हो, चाहे वो सेक्स को लेकर हो, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, रीजन को लेकर हो, नेशनैलिटी को लेकर हो, अगर कोई भी वॉयलेशन यहाँ पर किया जा रहा है, और ख़ासतौर पे उन सभी मानव अधिकारों को जो भारत के संविधान में दिए गए हैं, और अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो ये NHRC जो है उसके खिलाफ क्या लेती है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब आपको मेनली पता है क्या करना है इसके, ये सारे देखें कौन कौन मेंबर होगा। जैसे मेंबर है प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पोक पर्सन लोकसभा के होंगे, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के स्पोक पर्सन होंगे, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी इसमें लेते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, और इनके रिमूवल में 3 साल तक ये काम कर सकते हैं, या फिर जिसकी 70 साल हो जाए उससे पहले जो भी काम हो जाए उसको रिमूव कर देते हैं। अब बेसिकली ये जो NHRC है इसका मुद्दा उठा क्या था, NHRC का मुद्दा ये उठा था कि फार्मर्स को अगर प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, बट उस प्रोटेस्ट से अगर ह्यूमन को वायलेट होता है, ह्यूमन का आने जाने का मूवमेंटम रुकता है, तो ये चीज़ गलत है। इस बात को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, और मुझे भी लगता है ये बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रोटेस्ट है। और ये नहीं भी बोलता तो भी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसे सरकार को दिक्कत होनी चाहिए, ना कि आम जनता को दिक्कत होनी चाहिए। अल्टीमेटली आप रोड को ब्लॉक कर रहे हो, दिक्कत किसी हो रही है, आम जनता को हो रही है ना। तो ये बात है। इसके बाद अगर हम एडिटोरियल में आगे चले तो यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, दैट इज़ हिंदी अ फ्रेंड ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज। अब ये क्या है, यहाँ पर इसके लिए मैंने नोट्स बनाया, आप इस नोट्स को देखना पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। या चलो पहले मैं यहीं पर इस चीज़ को कवर कर देता हूँ। चलो अब नोट्स को लेकर तो नोट्स ही बता देता हूँ। अब हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी हिंदी दिवस क्या है, आपके जीएस पेपर नंबर 1 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडियन लिटरेचर के अंदर कवर होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ 14 सितंबर को हर साल, यानी जो कल 14 सितंबर था, इसको हिंदी दिवस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको सोचकर बहुत हैरानी होगी कि हिंदी जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, चीन में नहीं, हाँ चीन में भी, US में, म्यांमार, इन सब में बोली जाती है। देखो नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है, और ये जो होती है ना, ये देवनागरी स्क्रिप्ट से ली गई है, और ये हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। 14 सितंबर 1949 को डिक्लेयर किया है। दोस्तों ईयर याद कर लो, 14 सितंबर, यानी कल की डेट 14 सितंबर 1949 को इसको ऑफिशियली लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। और ये जो है इसके पीछे कौन कौन लोग थे, काका केलका, मैथिली शरण गुप्ता, जिसके अपने हिंदी में कई सारी पोएम्स भी पढ़ी होंगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदा दास, इन सब लोगों ने इसमें हिंदी लैंग्वेज के अंदर बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, साहित्य वगैरह इन्होंने लिखे। और भारत के आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी और इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, और साथ के साथ हिंदी लैंग्वेज बहुत हमारी मेन लैंग्वेज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जो हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, ये हिंदी लैंग्वेज कई सारी कंट्री में यहाँ पर बोली जाती है। अब इसका जो पहला सेलिब्रेशन है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहाँ पर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हिंदी लैंग्वेज है, देखो ये इंडस रिवर जो है, हिंदी जो वर्ड है ये इंडस रिवर लैंड है, वहाँ से इसको लिया गया 11वीं शताब्दी के अंदर। और ये हिंदी लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, USA, UK, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब UAE जिसे बोलते हैं, जहाँ पे दुबई है, युगांडा, युआना, सुरमेनिया, त्रिनिडैड,
और मॉरिशियस एंड साउथ अफ्रीका हिंदी यहाँ पर बोली जाती है। तो गवर्नमेंट चाहती है हिंदी को प्रमोट करना, जिसके लिए वो हिंदी दिवस मनाती है हर साल, और इस दिवस के अंदर यही डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से हिंदी जो लैंग्वेज है वो वर्ल्ड वाइड क्या होता है, फेमस हो। जैसे आप जानते हैं नमस्कार, जैसे हम दूर से नमस्कार करते हैं बिना टच किए, अभी कोविड-19 प्रोटोकॉल में नमस्कार इंडिया से लोगों ने फॉरेन ने सीखा, फॉरेन के कई लोगों ने नमस्कार करना सीखा, जबकि उन्हें नहीं पता नमस्कार क्या होते हैं, उन्होंने इंडिया से सीखा। इसी तरह अब हम चाहते हैं जो हिंदी है वो भी कहाँ से सीखा जाए, इंडिया से सीखा जाए, जिसको लेकर कई टाइप के जो ऐप हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो हिंदी दिवस कब मनाया था बताओ? 14 सितंबर को। पहली बार हिंदी दिवस का गठन कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को, आज़ादी के जस्ट 2 साल बाद। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ पे ये सारे पॉइंट हो गए, ये सारे पॉइंट अब हमें कवर नहीं करने, लोकल लेवल न्यूज़ है। अब यहाँ पर है जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो पुराना मैकेनिज्म है उसको रिमूव करके हम इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं उनको यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है। एक यहाँ पर आर्टिकल आता है, इंडिया सिंगापुर टू लिंक फास्ट पेमेंट सिस्टम। इंडिया और सिंगापुर के अंदर अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी पेमेंट के लिए फास्ट सिस्टम हो, इस बात को लेकर जो यूपीआई है और जो हमारा पेमेंट मैकेनिज्म है इन दोनों ने मिलकर टाइप किया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर पेमेंट को लेकर मेन अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। इसी तरह से सिंगापुर के अंदर जो है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। इन दोनों ने क्या किया, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया और सिंगापुर अगर कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो इस सिंगल लिंक और सिंगल स्कैनर से वो आराम से पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट भी यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर हम बात करते हैं कि एनपीए को लेकर यहाँ पर एक न्यूज़ आई है दोस्तों। एनपीए को लेकर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 12 इंडियन इकोनॉमी में मैंने आप पढ़ाया था रमेश सिंह वाली सीरीज़ में, बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, उसमें एनपीए का बताया गया था। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2022 मार्च 2022 के अंदर जो बैंकों का एनपीए है वो 10 लाख करोड़ से बढ़ गया है। अब एनपीए क्या होता है वो सुनो, फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने किसी को लोन दिया, मतलब किसी बैंक ने अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दिया और मान लो वो इंडस्ट्रियलिस्ट कोविड के चलते डूब गई, तो उसका पैसा चला गया, वो लोन क्या दे पाएगा? कहीं नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में बैंकों का जो पैसा डूबता है उसको बोलते हैं एनपीए। याद रखना, यहाँ पर एक प्रोफेशनल चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो ये कि अगर मान लो किसी बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया और उसने लोन की ड्यू डेट पर लोन नहीं दे पाया तो बैंक 90 दिन तक वेट करती है। अगर 90 दिन तक वो पैसा नहीं आता तो उसको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, और 90 दिन से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में उसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स में डाल देते हैं, और यही पैसा उसे 1 साल तक नहीं मिलता तो इसे डाउटफुल एसेट्स में डाल देते हैं। और अगर ये 1 साल के बाद भी नहीं मिलता तो अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर बैंक का ऑडिटर अगर ये बोल दे ये पैसा अब नहीं मिलने वाला तो ये लॉस एसेट्स में डाल दिया जाता है। यानी एनपीए के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। याद, हाँ, एनपीए के अंदर कितनी चीज़ें आती है? 3। सब स्टैंडर्ड एसेट्स 90 दिन तक, 90 दिन से ज़्यादा और 1 साल से ज़्यादा हो गए तो ये क्या बन जाता है आपका लॉस एसेट्स, और नहीं, लॉस एसेट्स नहीं बनता, ये डाउटफुल एसेट्स बनता है। और अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया और अगर कोई ऑडिटर बोल देता है तो ये क्या बन जाता है? लॉस एसेट्स बन जाता है। ठीक है, तो एनपीए जो है वो हमारा 10 लाख करोड़ बढ़ गया है, जबकि इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे बेसल नॉर्म्स वगैरह भी बनाए हुए थे। बेसल नॉर्म तो खैर उसके लिए नहीं थे, बट यहाँ पर बैंक्रप्सी कोड वगैरह चले, लेकिन बावजूद इसके ये देखा जा रहा है कि इंडिया की जो बैंक्स हैं उनका एनपीए बढ़ गया, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बोली गई। अब हम बात करते हैं आज की में कौन कौन सी वो 50 कंपनियाँ हैं जो हमारी निफ्टी के अंदर कवर होती हैं। तो अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू सीमेंट, कोटक महिंद्रा, कोटक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सनफार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। ये 50 कंपनी निफ्टी में आती है, और जो टॉप 30 कंपनी होती है वो सेंसेक्स के अंदर आती है। निफ्टी जो होता है वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आता है, ये उसका सूचकांक होता है यानी इंडेक्स होता है, और जो सेंसेक्स होता है ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स होता है। वर्ल्ड में टॉप 5 जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 5वें नंबर पर आता है, और एशिया के अंदर पहले नंबर पर आता है। जब भी आईएमएफ लोन देती है तो वो एचडीआर में देती है, स्पेशल ड्राइंग राइट के अंदर देती है, जिसमें 5 करेंसीज आती है, यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज और चाइनीज़ युआन। तो दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर में इतने। दोस्तों कभी कभी न्यूज़ बहुत अच्छी आती है जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे आज लग गया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर में इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।